हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो कि है फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन। ये क्या होता है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कल हमारा एक टॉपिक और बच जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिक्स वाला। फिर हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, एग्जाम्पल चालू हो जाएंगे। मतलब अगले 3-4 दिन में हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दें, सारे बच्चों को वीडियो शेयर कर दें। आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ये हमारा चैप्टर खत्म होने के बाद हमारा जो अगला चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 11 का, वो हम स्टार्ट करने वाले रहेंगे। सभी जन को इन्फॉर्म करें ताकि आप सभी जन जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आप लाभ ले सकें। अब बहुत सिंपल चीज़ है, फ्रिक्शन कोई दम नहीं है और ना ही सर्कुलर मोशन में कोई दम है। देखो फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, जो कि हमारा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का हमारा जो टॉपिक है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमारा क्या होता है? तो फ्रिक्शन हमारा एक प्रकार का अपोजिंग फोर्स होता है। क्या होता है हमारा? एक प्रकार का अपोजिंग फोर्स। एक प्रकार क्या है बताइए, बताइए। तो फ्रिक्शन जो हमारा होता है, सपोज किया हमने हमारा ये ऑब्जेक्ट सपोज किया है, मान लेते हैं कि आप किसी गाड़ी में बैठे हो और आप इधर जा रहे हो। आपकी गाड़ी किसी स्पीड से चल रही थी, मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अब आपकी गाड़ी ने सडनली ब्रेक लगा दिया। जैसे ही आपकी गाड़ी ने ब्रेक लगाया, आपकी गाड़ी आगे जाके रुक जाएगी। पर कभी कभी क्या होता है, आप ब्रेक नहीं लगाते हैं, मतलब थोड़ी अपन गाड़ी स्पीड हमारी कम होती है, मान लेते हैं हमारी गाड़ी की स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 की स्पीड से चल रही है, और हम वहाँ पर ब्रेक नहीं लगाते, हम हमारा जो एक्सीलरेटर है उसको छोड़ देते हैं। एक्सीलरेटर को हम छोड़ देते हैं, हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक जाके रुक जाती है। हमारी गाड़ी यहाँ थी, 5 की स्पीड से जा रही थी, हमारी गाड़ी यहाँ पर जाके रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये जो स्टॉप हो रही है, ये इस वजह से हो रही है, गाड़ी तो हमारी उधर जा रही थी पर इधर से अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था, और वही फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, जब इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी, इतना फोर्स हमें लग रहा था, हमारी गाड़ी इधर जा रही थी। और गाड़ी को रोकने के लिए बदले में, अब इधर हमारी गाड़ी जा रही थी, गाड़ी को रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। मतलब 5 न्यूटन के फोर्स से हमारी गाड़ी अगर इधर जा रही थी, गाड़ी को रोकने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी लग जाएगा, तभी जो हमारी गाड़ी है वहाँ पर रुक जाएगी। इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स। कोई पूछे फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स, द फोर्स विच इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग जाता है। अब इसको हम डिनोट करते हैं, समझना बात को, पढ़ ले रहे, डेफिनेशन लिख लेना आप लोग। अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी मूव्स और टेंस मूव ओवर सरफेस ऑफ। टाइप्स ऑफ फोर्स है वहाँ पर, 2 प्रकार के हमको फोर्स देखने को मिलते हैं। मेनली फ्रिक्शन फोर्स जो रहता है वो मेनली हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन, और दूसरा हमारा है काइनेटिक फ्रिक्शन। नाम से पता चल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है स्टैटिक कंडीशन में, यहाँ पर अब जो उसको फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, मतलब ये बॉडी रेस्ट पर है, अब इसको यहाँ से जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और बॉडी को रोकने के लिए, वो जो फोर्स रहेगा वो रहेगा हमारा स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन, वहाँ पर रहेगा एफ स्टैटिक फोर्स। और अगर अपनी मान लो बॉडी, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मूविंग कंडीशन में इधर चल रही है, यहाँ पर बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, यहाँ पे बॉडी मूविंग कंडीशन में है, जब इसको बॉडी को रोकने के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसको बोलेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ के। अब याद रखना, बात को समझना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है वेट फोर्स, जिसको हम बोलते हैं mg, जिसको हम बोलते हैं वेट फोर्स, जिसको हम बोलते हैं फोर्स एफ। तो एफ बराबर क्या होता है? mg। हमारा जो वेट है, हम हमारा वेट कैसे निकालते हैं? mg। क्या होता है हमारा वेट? एफ, वेट mg। ये एक प्रकार का फोर्स होता है। तो वेट की डेफिनेशन क्या हो गई? फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द अर्थ। अमन समझना है, जितने बच्चे ऑनलाइन है, जितने बच्चे ऑफलाइन बैठे, सुनना बात को ध्यान से, सिर्फ 10 मिनट पढ़ेंगे, ध्यान सुनना। जो भी हम फोर्स हमारा बॉडी का नीचे की तरफ लग रहा है, तो फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द अर्थ क्या बोलते हैं? फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स
द अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, वही फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड वेट। क्या बोलते हैं उसको, हम वेट बोलते हैं। तो जो भी फोर्स अर्थ की तरफ लग रहा है उसको हम वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट, जिसको हम mg बोलते हैं, mg। और एक होता है हमारा मास, जिसको हम m बोलते हैं। तो क्या होता है हमारा मास और क्या होता है वेट। तो वेट तो हमारा फोर्स होता है जो कि हमारा अर्थ की तरफ लग रहा है, पर हमारा जो मास होता है वो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे मान लेते हैं पेनल है जिस पे आप पढ़ रहे हो, इसकी जो क्वांटिटी होगी वही मास कहलाएगी। क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, उसी को हम बोलेंगे मास। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीवन। कोई दिक्कत तो नहीं, जितने बच्चे ओपन होने। वेट जो होता है फोर्स होता है, इसलिए हम mg लिख रहे हैं। तो जितना आप लोग याद रखना, जितना फोर्स नीचे mg लग रहा है उतना ही ऊपर नॉर्मल फोर्स लगता है n, इसलिए mg बराबर क्या होता है, n होता है। जितना फोर्स नीचे वेट, जितना मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट जितना नीचे रहेगा वो बराबर होगा जितना वहाँ पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको नीचे की तरफ कोई वेट फील कर रहा है, कितना वेट फील कर रहा है, कितना फोर्स फील कर रहा है, mg, वही बराबर होगा नॉर्मल फोर्स के। इस n को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स, या फिर हम नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, r। क्या बोलते हैं, r। तो क्या हो जाएगा, r बराबर n बराबर f बराबर mg। ये सब एक ही बात है, समझ में आ गई बात। उसी तरीके से हमको पूरा नोट डाउन कर लो। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, Fs, जो कि हमारा रेस्ट कंडीशन में बॉडी जब जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो बॉडी रेस्ट पे, मतलब कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में उसको कहीं ना कहीं कोई रोक रहा होगा, नहीं तो ये बॉडी हमारी चलना चालू हो जाएगी। और अगर बॉडी हमारी चल रही है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में कोई रोक रहा होगा तो हो गया काइनेटिक फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो हमारा हो जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इसके बाद में आपको समझाऊंगा। 3 प्रकार के हमारे फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक मैंने आपको बता दिया, रोलिंग में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब स्टैटिक और काइनेटिक में आप लोग एक बात और समझ लें कि फॉर्मूला कैसे आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ऐसा फ्रिक्शन होता है, मतलब जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन वो उसके नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है। जो भी फोर्स होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के या नॉर्मल रिएक्शन। प्रोपोर्शनल हट जाता है, यहाँ पर म्यू के लग जाता है। ए से तो म्यू एस लग जाएगा, एन। म्यू एस मतलब एक कॉफिशिएंट है, इसका नॉर्मल फोर्स का कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। प्रोपोर्शनल हटा तो क्या लगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा क्या आ गया, म्यू एस, ये लगा देखो म्यू एस, इसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट। म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट, म्यू क्या आ जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो भी प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के या नॉर्मल रिएक्शन आर के। यहाँ से फिर हमारा प्रोपोर्शन हट जाएगा, क्या लग जाएगा, म्यू के एन। और इसी हम म्यू के को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का। ये हमारा कांस्टेंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया म्यू एस। ये हमारा फोर्स है काइनेटिक, कांस्टेंट है काइनेटिक फ्रिक्शन का, इसलिए हमने इसका नाम म्यू के दे दिया। समझ में आई बात, बोलो कोई दम है क्या, कोई दम नहीं है फिजिक्स में। जो मैं पढ़ाता हूँ 9, 10, 11, 12 फिजिक्स में, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाता। पिछले 7 साल का रिकॉर्ड है, भले ही पेपर बाहर से है कहीं से। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अच्छे से पढ़ ले, एक आध चीज़ हो जाती है ऊपर नीचे, वो आप उससे भी कर सकते हो। पूरी चीज़ें हलवा तो नहीं खिलाई जाएगी, 90% आपको समझ में आना चाहिए। मेरा कोई भी टीचर पढ़ा रहा है उसका 80 से 90% समझ में आना चाहिए, बाकी का 20%, 10% कब आना चाहिए, जब आप एक बार खुद से उसको पढ़ लो। जैसे मैंने पढ़ा है स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है अभी मैंने बताया, फॉर्मूला मैंने बताया, काइनेटिक फ्रिक्शन बताया, फॉर्मूला मैंने बताया, डायग्राम मैंने बताया। इसको अब एक बार खुद से कर लो। 80% मैंने बताया जब आ जाना चाहिए, जब खुद से करें जब 100% समझ में आ जाना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन तो खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं हमारे रोलिंग फ्रिक्शन में। यहाँ दिया नहीं, मैं आपको बताया था। काय में आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। देखो बहुत सिंपल है रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, कोई भी बॉल है वो रोल करते हुए जा रही है, ऐसे रोल करते हुए जा रही है, ये ग्राउंड है। व्हेन अ बॉल इज रोलिंग ऑन अ ग्राउंड, व्हेन अ बॉल इज रोलिंग ऑन अ ग्राउंड, तो कोई भी बॉल अगर बॉल रोल कर रही है, इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, ठीक है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स। जैसे हमारी ये बॉल है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये बाद में जाके तो कहीं बॉल रुकेगी, सिर्फ 5 मिनट और पड़ेंगे। ध्यान से देखना जितने बच्चे ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, सिर्फ हमारा रोलिंग मोशन बचा है और हमारा सर्कुलर मोशन आएगा, वो बचा हुआ है। सिंपल है।
तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ लिया, काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ लिया, अब रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन नाम से पता चल रहा है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन, बॉल आपकी रोल कर रही है। व्हेन अ बॉल रोल्स ऑन अ ग्राउंड, व्हेन अ बॉल रोल्स ऑन अ ग्राउंड, जब भी कोई बॉल ग्राउंड पे रोल करेगी, इसे रोल करते 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 जाएगी, उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और यह जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये कम होगा, जी हाँ, ये कम होगा किससे? रोलिंग फ्रिक्शन से। रोलिंग फ्रिक्शन से मतलब रोलिंग फ्रिक्शन वह फ्रिक्शन होता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रोल कर रही होती है, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होता है। मतलब रोकने वाले यहाँ पर कम होंगे, तो फिर बॉल हमारे आराम से रोल कर जाएगी, आराम से हमारी बॉल उधर रोल करते करते चली जाएगी, क्योंकि उसको रोकने वाला वहाँ पर कम है, फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा रोलिंग फ्रिक्शन, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। काइनेटिक मतलब कोई भी बॉडी अगर काय में है, मूविंग कंडीशन में है, अब उसको काइनेटिक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बॉल रोल करते हुए जा रही है, उसका जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, और यहाँ से जो फोर्स लग रहा होगा वो कम लग रहा होगा, पूरी डायरेक्शन के फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, तो हमारी बॉल जो है मूव करते 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 चली जाएगी। तो रोलिंग फ्रिक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ट्रॉली बैग। ट्रॉली बैग, नॉर्मल बैग को जब हम भी ले जाते हैं, हम ड्रैग करेंगे, अगर क्या करेंगे नॉर्मल बैग को? ड्रैग। तो अगर हम नॉर्मल बैग को ऐसे ड्रैग करते 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 ले जाएंगे, तो हमको वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, मतलब वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो ये बैग जो है, ये हमारा ट्रॉली वाला नहीं है, नॉर्मल बैग है, तो ट्रॉली नहीं लगी हुई है, टायर नहीं लगे हुए, तो ये हमारा बैग इधर जा रहा है, पर हमको इधर ले जाने में बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये वाला एग्जाम्पल रोलिंग फ्रिक्शन का नहीं होगा। जो रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल होगा वो हमारा हो जाएगा ट्रॉली बैग। ट्रॉली बैग को हम आराम से ले जाते हैं कि घसड़ते रोल करते हुए ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, वो ज़्यादा होता है, इससे फ्रिक्शन फोर्स से हम आसानी से इधर हम उसको रोल करते हुए ले जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से जो लग रहा होता है वो कम लग रहा होता है, तो इसको आसानी से रोल करते हुए आगे ले जाते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? मतलब अगर हम किसी को भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हुए ले जा रहे हैं, अगर यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है, तो आसानी से हमारा बैग रोलिंग करते करते हमारा आगे चले जाएगा। बोलो कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, फिजिक्स में कोई दम है ही नहीं। जब है ही नहीं तो लोड किस बात का? और आयुष सर आपके साथ बैठे हुए हैं, किसी में कोई डाउट हो मुझसे पूछ लिया करो, पढ़े में कोई दम नहीं। बहुत सारे बच्चों को करियर रिलेटेड डाउट होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप मुझसे बिंदास तरीके से पूछ सकते हो, नहीं तो आपका ये पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं। जिस किसी को भी ये नहीं पता कि जीवन में करना क्या है, बनना क्या है, उसका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं। आपके जीवन में अगर उद्देश्य होगा तो आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो सब मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं, अपने को, हमारे मिडिल क्लास फैमिली है, सबको मेहनत करना पड़ेगी, सबको पढ़ाई करना पड़ेगी, हमारे पास एकमात्र रास्ता वही है। तो आप सभी पढ़ाई करें, लक्ष्य बनाएं, 11th में आ गए, पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या आगे कोचिंग करना है, कौन सी तैयारी करना है, आपको पता होना चाहिए। 9th 10th में हो तो आपको पता होना चाहिए 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, या साइंस पे काम ज़्यादा करना है, या मैथ्स पे ज़्यादा काम करना है, कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा काम करना है, कि कंस्टिट्यूशन, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश पे ज़्यादा काम करना है, पंडित बनना है, संस्कृत भी आप लोग पढ़ सकते हैं। सारे सब्जेक्टों के अलग अलग महत्व है, सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है अपने अपनी जगह, आपको किस तरफ जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनली भी आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक आज का जो है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? बहुत सिंपल है, कोई भी दम उसमें नहीं। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है और वहाँ पर जो मोशन होता है उसी को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ मतलब है रास्ता, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ऐसे मोशनों को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन में ही चलता है, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक जैसी स्पीड में ही चलता है, कांस्टेंट स्पीड से, तब वहाँ पर क्या होता है ना भैया, कि अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है इसको, और कुछ फोर्स बाहर की तरफ भी लगता है। जैसे मौत के कुएं में गाड़ी चलती है, आप लोग सभी मेले में जाते हैं तो वहाँ मौत का कुआं आता है,
वो मौत के कुएं में गाड़ी चलती रहती है, आप लोग देखते हो कैसे चलती है, नीचे गिरता भी नहीं है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट, जो गाड़ी है, जो मौत, मान लो ये मौत का कुआं है, ये मौत का कुआं है, ये गाड़ी हमारी चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो क्या हो रहा है ना, इसको अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे गाड़ी है, उसको अंदर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। आप लोग लिख लो डेफिनेशन, द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीवन? सिर्फ 5 मिनट और पढ़ेंगे, ध्यान सुनना सभी है, सिर्फ 5 मिनट, खत्म हो गया हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक। तो क्या होता है, गाड़ी तो फिर कहाँ गिर जाना चाहिए, अंदर गिर जाना चाहिए, क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, पर ऐसा नहीं, क्योंकि साइमल्टेनियसली साथ साथ बाहर की तरफ भी उसको कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा होता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अंदर की तरफ फोर्स लगने वाले फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ वाली बात? अब सेंट्रीपिटल है, देखो ट्रिक बताता हूँ याद करने की। पिटल, सब किसी को भी मारना हो तो कहाँ जाके मारोगे? इसको घर के अंदर ले जाओ, दवाई बंद करके मारो बढ़िया आराम से। पिटल, पिटल अंदर की तरफ फोर्स, अंदर। द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, that type of force is called centripetal force, and the force which is acting away from the center, away from the center, ये सेंटर से, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर से बाहर फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्यूगल फोर्स, फुग्गा, फुग्गा, फुगल, फुगल, बाहर फुगाते फुग्गा, बाहर की तरफ फोर्स लगता है। ये ट्रिक बनाई मैंने, याद किया। हर चीज़ की आप लोग ट्रिक बना लो, आपको जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इसी कारण से ये जो बॉडी हमारी मेंटेन रहती है, और मौत का कुआं वहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ पर गाड़ी चलती रहती है, और वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी आपस में यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं, ठीक। अब जैसे हमने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा अभी, एफ के इक्वल टू म्यू के एन, फिर हमने कहा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी पढ़ा, म्यू एस एन। यहाँ पर जो ये म्यू होता है, ये किस पर डिपेंड करता है? नेचर पे, नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। पर ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ये बात याद रखना आप लोग, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो म्यू के म्यू एस जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, पर जो हमारा ये म्यू के म्यू एस है वो नेचर पे डिपेंड करता है। आपको ये बात याद रखना। आगे बात समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल हो गया, सेंट्रीफ्यूगल हो गया। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप लोग देख लो। फिर आप चाहो तो जो मैं नोट्स बनाता हूँ इसमें से भी नोट डाउन कर सकते हैं, जो मैं बनाते रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ, वो भी आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ऐसा फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया ये हमारा। एम मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमारा है जो सर्कल में घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी भी हो गई, उसकी रेडियस आर हो गई। एक और चीज़ हमने अभी पढ़ी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा है? म्यू के एन। क्या पढ़ा हमने? म्यू के एन। या स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा है? म्यू एस एन। क्या पढ़ा है? म्यू एस एन। मतलब जो म्यू है वो किसके बराबर है? एन के बराबर है। मतलब एफ जो बराबर है, अगर कॉमन बात करें, म्यू एन के बराबर है। तो ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है ये आपस में बराबर होंगे। जो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है और ये फोर्स हमारा कौन सा है? जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। मैंने बोला बॉडी, अगर ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, जो ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा है, यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स कुछ लग रहा है, इधर से भी कोई फोर्स लग रहा है, तभी तो बॉडी अपनी बैलेंस है। और सारे फोर्स आपस में बराबर है, तो यहाँ पर जो ये फोर्स है, ये फोर्स भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? म्यू एन इक्वल टू mv²/r। क्या हो जाएगा? म्यू एन mv²/r। और अगर हमको यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालना है तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी? म्यू एन r/n।
हो जाएगा। और एन की वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्मल फोर्स जो होता है वो mg के बराबर होता है, n इक्वल टू mg। तो n बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो म्यू एम जी आर अपॉन एम, एम से एम कैंसिल हो गया, ये वी स्क्वायर था हमारा, इधर क्या आ गया हमारा आंसर, वी स्क्वायर म्यू जी आर, मतलब अंडर रूट म्यू जी आर। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है या नॉर्मल रोड पे मूव कर रहा है तो हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं म्यू जी आर फॉर्मूले से। म्यू मतलब उसका कांस्टेंट होता है, जी मतलब ग्रेविटी होती है, आर मतलब रेडियस होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चन में, सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लें। देखो ये सर्कुलर मोशन क्या होता है, when an object moves in a circular path it requires a centripetal force directed towards the center। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ये भी बता दिया। आई एम टू शॉर्ट भी इसका मैं बनाऊंगा आज, वो भी आप लोग देख सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। पर अगर बैंकिंग ऑफ रोड की बात करें, मतलब ऐसे अगर रोड ऐसे घूम जाते हैं, टर्न ऐसे आते हैं ना, घाट पे से बड़े बड़े टर्न आते हैं, भैरव घाटा जाते हो आप, इंदौर जाते हो वो घाट मिलता है, पुणे ऊटी मैसूर चले जाओ वहाँ आपको ऐसे आपको घाट मिलेंगे ऐसे, जहाँ पर इस तरीके से एंगल कहने के बन रहा है रोड का, सीधा नहीं है, तो वहाँ पर कुछ भी अंतर नहीं है, बस फॉर्मूले में म्यू की जगह टेन थीटा आ जाएगा बस। ये लोग आप लोग याद रखें। जैसे हमने वी का फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, अंडर रूट म्यू जी आर पढ़ा, तो देखो वही का वही फार्मूला है, वही का वही फार्मूला है। देखो वी स्क्वायर क्या है, म्यू जी आर, वी स्क्वायर अपन आर जी, ये आर जी को नीचे उतार दो यहाँ, वी स्क्वायर अपन आर जी क्या है म्यू। चेक कर लो एक बार, ये म्यू किसके बराबर हो गया, टेन थीटा के, क्योंकि स्लोप हमको पता है कि जो टेन थीटा होता है वो म्यू के बराबर होता है। ये बात आप लोग याद रखना यहाँ पर, टेन थीटा किसके बराबर है, म्यू के बराबर। मतलब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है v इक्वल टू म्यू जी आर, ये हमने नॉर्मल रोड के बारे में पढ़ा है। सेम ऐसे फॉर्मूला हमारा बैंकिंग रोड की बात करेंगे, जैसे ऐसे टर्न हो जाते हैं रोड में, आपने देखा है घाटों में, वहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू की जगह आ जाएगा टेन थीटा, बाकी जी आर ऐसा का ऐसा, म्यू की जगह खाली क्या आ रहा है, टेन थीटा आ रहा है, बाकी सेम एज इट इज। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीवन। तो हमने अभी पढ़ा फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, और एक और आता है वहाँ पर इम्पिडेंस। इम्पिडेंस नाम का, इम्पिडिंग नाम का यहाँ पर एक शब्द आपको दिखेगा, मतलब इम्पिडेंस फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो हो तो रहा है पर हमको दिख नहीं रहा है, ऐसा फोर्स जो लग तो रहा है पर हमको दिखता नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी जब ओपन करोगे वहाँ पर देख लेना। तो दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल की बात करते हैं या बैंकिंग और रोड की बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपको दोनों एग्जाम्पल दिख जाएंगे। रोटेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं रोटेशन, अपनी एक्सिस पर घूमना, इसको बोलते हैं अपनी एक्सिस पर घूमना रोटेशन। वो रिवॉल्यूशन क्या हो रहा है कि अपनी एक्सिस पे तो घूम रहा है, जैसा अर्थ है अपनी एक्सिस पे तो घूम ही रहा है पर सन के अराउंड भी घूम रहा है, रिवॉल्यूशन बोलेंगे। मान लो ये सन है, अर्थ है, अपनी जगह पे भी घूम रहा है और सन के चक्कर भी लगा रहा है, इसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन। वो सिर्फ जो अपनी एक्सिस में घूमता है, जैसे पंखा अपनी एक्सिस पे घूमता है, ठीक है, वो एक्सिस और रिवॉल्यूशन अलग होता है, कंफ्यूज मत होना। और किसी को कुछ डाउट हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको बाकायदा इकट्ठी पीडीएफ चारों चैप्टर की 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, जैसे मेरा 11th क्लास खत्म होगा पूरा सारे चैप्टर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी इकट्ठी 9, 10, 11। तो 12th में आपको साथ ही साथ मिलते, क्लास 12th की जैसे अपलोड करूँगा 2 महीने बाद वीडियोस, तो वहाँ पर साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिलती है। फिर एप भी हमारा धीरे से आएगा, आप टेंशन ना लें, सारी चीज़ें हो रही है, फिर आपको कोई भी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा, और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ये एप्लीकेशन है, कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं फ्रिक्शन की, है ना, सेफ्टी की क्या क्या अपन रख सकते हैं, ये चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, है ना। और आज के जो हमारा वीडियो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आप एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे तो वहाँ पर फ्रिक्शन जो मैंने पढ़ा है वही पढ़ोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, आपको वहाँ पर टिक भी कर सकते हैं। फॉर्मूला यही है, कॉन्सेप्ट यही है कि एरिया पे डिपेंड, मतलब ना म्यू के और म्यू एस वो एरिया पर डिपेंड करते हैं, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंड नहीं, मतलब नेचर पर डिपेंड करते हैं, किस पर डिपेंड करते हैं, नेचर पर, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंड नहीं करते। वो भी वहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसको टिक लगा लेना। सर्कुलर मोशन टिक लगा लेना, इम्पिडेंस फ्रिक्शन आएगा उसको टिक लगा लेना, फोर्स जो आएगा
उसके बाद हमारा स्टैटिक काइनेटिक सर्कुलर हो गया, फिर इम्पीडेंस हो गया। यहाँ पर हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, आपको बुक में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में। सेंट्रीपिटल फोर्स लिख लेना आप लोग, डेफिनेशन क्या होती है डेफिनेशन, द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, the force which is acting away from the center is called centrifugal force। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला हो जाता है वो आपको याद रखना है हमेशा, mv²/r। फिर बैंकिंग ऑफ लोड का हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या म्यू टेन थीटा के बराबर हो जाता है, क्या पढ़ा, म्यू टेन थीटा के बराबर। नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा, v √μ r। बैंकिंग ऑफ लोड के लिए क्या हो जाएगा, म्यू की जगह टेन थीटा आ जाएगा बस, बाकी आर की ऐसा का ऐसा। आप चाहो तो इसको v² के फॉर्म में भी लिख सकते हो, v² हो जाएगा म्यू r, ये हो जाएगा v² टेन थीटा r। चाहो तो इसको आर जी, टेन थीटा आर जी। चाहो तो इसको नीचे भी लिख सकते हो, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, v²/r जी। यहाँ से भी आप चाहो तो म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, v²/r जी, म्यू की वैल्यू। तो आप लोग इतनी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो। अभी आपको 70 से 80% समझ में आना चाहिए। अब मैंने जितना पढ़ा दिया है उसको एक बार आप खुद पढ़ लें, आपको पूरी चीज़ अच्छे से 100% समझ में आ जाएगी, गारंटी देता हूँ। किसी भी चीज़ को 3 बार पढ़ोगे, आर आर आर, रिविजन रिविजन रिविजन, जितनी बार चीज़ों को आप लोग पढ़ोगे उतनी बार चीज़ें जीवन में आपको आसान लग जाएगी। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो पढ़ा है उसको एक बार जरूर पढ़ें।